मेरी उम्र तकरीबन 16 साल है। मेरे नाना जी एक फौजी एहलकार थे। एक दिन ड्यूटी पर जाते वक्त रोड एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद मामू ने घर भेज दिया। गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिला वो और पुराने घर की रकम मिलाकर कराची के एक इलाके में ज़मीन खरीद ली। क्योंकि मामू इस वक्त छोटे थे, लेकिन उन पर छोटे बहन भाइयों और वालदा की जिम्मेदारी थी, इसलिए जैसा उनके दोस्त ने कहा उन्होंने वैसा ही करते हुए बगैर सोचे समझे ज़मीन ले ली। इस वक्त वो इलाका कम जंगल ज़्यादा था। इस वक्त नई नई प्लाटिंग हो रही थी और ग्राउंड फ्लोर बनाकर तैयार कर लिया। अभी छत बन ही रही थी कि नानी की फैमिली सब इस घर में शिफ्ट हो गए। घर में इस वक्त तमीराती काम जारी था। इस वक्त हम बहुत छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, हर हफ्ते नानी के घर पहुंच जाते थे। दीगर मामू के बच्चे और बड़े नाना के बच्चे भी आ जाते। हम सब रात रात बैठकर हंसी मजाक करते, एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाते। मुख्तसर ये कि नानी के घर में बहुत एंजॉय करते और संडे को अपने अपने घर वापस चले जाते। बड़े भाई बताते हैं कि एक दिन सब कजन्स खाला वगैरह छत पर बैठे बातें कर रहे थे। मगरिब का वक्त था और लाइट चली गई। सहर खाला ने मुझे कहा कि मुनव्वर मेरे साथ नीचे चलो, मोमबत्ती लेकर आते हैं। मैं खाला के साथ नीचे चल दिया। नीचे अंधेरा हो रहा था। मैं खाला से बातें करते हुए उनके पीछे चल रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि खाला कोई जवाब नहीं दे रही, हाँ भी नहीं कर रही। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। खाला सीधे चलती हुई सामने वाले कमरे में चली गई और मैं चुप करके किचन के पास खड़ा होकर खाला का इंतजार करने लगा। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि दूसरे कमरे से खाला मोमबत्ती लेकर आई। कहने लगी, तू कहाँ आ गया था? छत पर तुझे कब से आवाज दे रही थी। चल अब मिल गई मोमबत्ती, वापस छत पर चलो। मैं हैरत से मुंह खोले उन्हें देख रहा था। मैंने खाला से कहा, खाला मैं तो आपके साथ ही नीचे आया था, आपसे बातें कर रहा था, आप जवाब नहीं दे रही थी और आप मामू वाले कमरे में गई थी। खाला ने हंसकर कहा, पागल हो क्या, कमरे में विंडो तोड़ी है ना जो मैं विंडो से दूसरी कमरे में चली जाऊंगी। डर तो लगा, लेकिन मैंने भी वहम समझकर इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन हम तो वापस आ गए, लेकिन नानी के घर अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। नानी का खाना बना कर रखें, खाना गायब हो जाता। छत पर किसी के चलने की आवाज़ें आती, जाकर देखते तो कोई नहीं होता था। अब जो भी था रहना तो वही था, क्योंकि मामू कंपनी में मुलाजमत करते थे और बड़ी खाला भी कंपनी में जॉब करके छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड कर रहे थे। इन दो के अलावा घर में कोई कमाने वाला नहीं था। स्कूल की छुट्टियां थी। बड़े मामू का बेटा नानी के घर रहने आया हुआ था। एक दिन सीढ़ियां चढ़कर छत पर जा रहा था कि सर के बेल नीचे गिरकर उसके सर पर इतनी गहरी चोट आई कि उसे जना हॉस्पिटल लेकर गए। उसके सर की चमड़ी पूरी निकलकर लटक रही थी। डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया। उसके सर पर 80 टांके आए थे। इमरजेंसी में रखा। उसके जिस्म को झटके लगते थे। 3 दिन इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। 3 दिन बाद उसे होश आया तो अजीब पागलों वाली हरकतें करने लगा। काफी दिन तक तो वो पागलों वाली हरकतें करता रहा। सब यही समझ रहे थे कि पागल हो गया है, लेकिन इलाज के बाद वो तंदुरुस्त हो गया। फिर उससे पूछने पर बताया कि दोपहर 12 बजे के वक्त वो छत पर जा रहा था कि उसे लगा किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा। इस तरह अक्सर नानी के घर छोटे मोटे वाक़यात होने लगे। एक बार हम सब कज़न खाला के साथ ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक कोई काला सा साया जो इंसानी कदोकामत से काफ़ी लंबा था, सीढ़ियों के पास से निकलता हुआ तेजी से मामू वाले रूम में चला गया। ये इस वक्त हम सब ही ने देखा था, लेकिन सब साथ ही थे तो कोई खास नहीं डरा। नानी बूढ़ी होने की वजह से अपने कमरे में तख्त पर लेटी बैठी रहती थी। हमें नानी ने ही बताया कि एक दिन वो रात के वक्त लेटी हुई थी। उन्हें महसूस हुआ उसके सर के पास कोई खड़ा है और अपनी कमीज के दामन को ऊपर नीचे कर रहा है, जैसे अक्सर हम कमीज के दामन से खुद को हवा झलकते हैं। नानी ने जरा सी आंखें खोल कर देखी तो काला सा साया नजर आया। नानी ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। नानी बुजुर्ग औरत है, वो नमाज की भी पाबंद है। आप जानते होंगे हम सब के वालिदैन हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग ने मुश्किल तरीन दौर देखा है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर वो लाहौल पढ़कर इग्नोर कर देते हैं। हमारी तरह ज़्यादा डरते नहीं। और मुझे तो वैसे ही नानी का घर कम भूत बंगला ज़्यादा लगता था। हर वक्त सोग वाली हालत रहती थी।
इसलिए मैं बहुत कम ही जाती थी। नानी के घर मेरी सारी खाला, मेरे बड़े बहन भाइयों की हम उम्र थी। इन सब की आपस में बनती भी बहुत कम थी, इसलिए हर हफ्ते सब नानी के घर पहुंचे हुए होते थे। खैर हमारी नानी को एक आदत थी, बल्कि है वो बूढ़ी हो गई है, शायद इसलिए उन्हें नींद बहुत कम आती है, जागती रहती है और बहुत कम ही कुछ बताती है, वरना किसी को कुछ नहीं बताती कि रात में क्या देखा क्या हुआ। जिद करके पूछते हैं तो बता देती हैं। उन्होंने ही बताया कि रात को तहज्जुद पढ़ रही थी, सलाम पेरा किचन में नजर पड़ी तो देखा कोई किचन की दीवार के पीछे से झांक रहा है। नानी ने अपनी नमाज मुकम्मल की और आकर लेट गई। वो समझ गई थी कि घर में कुछ तो है, लेकिन घर छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस घर के अलावा कोई और ठिकाना भी ना था। हमारे बीच वाले मामू बहुत डरपोक छोटे से दिल वाले हैं। एक रात इन्हीं भी कुछ देखा। मामू रात में पानी पीने के लिए उठे, किचन से पानी पीकर निकल रहे थे कि ड्राइंग रूम की चौखट पर मेहराब बना हुआ है, इससे टेक लगाकर कोई औरत कंघा कर रही है। नाइट बल्ब की रोशनी में वो यही देख सके कि कोई लंबी सी औरत है, काले लंबे बाल, सर नीचे झुकाकर अपने बालों में कंघा कर रही है। मामू सीधा अपने कमरे में गए और पढ़ते पढ़ते सो गए। सुबह जब उठे तो उन्हें तेज बुखार था। उन्होंने सबसे पूछा कि रात को घर की कोई औरत ड्राइंग रूम में बैठकर कंघा कर रही थी क्या? सबने कहा पागल हो, इतनी रात को हम क्यों कंघा करेंगे। फिर सारा रात वाला किस्सा मामू ने बताया। वो बहुत डर गए थे, उन्हें काफी दिन तक बुखार रहा। इन पर दम दुरूद करते रहे तो वो ठीक हुए। खैर खाला की शादी थी, नानी के घर सब रुकने आए हुए थे। हमेशा की तरह हम सब कजन पहले ही पहुंच चुके थे। रात को सारे लड़के ड्राइंग रूम में सोने चले गए। आधी रात को शायद भाई कजन सोए हुए थे कि उन्हें लगा कोई उनके सीने पर बैठा उनको गले से दबा रहा है। वो समझे कोई कजन शरारत कर रहा है। वो हाथ पीछे करने लगे, लेकिन फिर कोई सीने पर हाथ फेरने लगा। आंख खोलकर देखा, कोई भी नहीं था। दूसरे दिन रात को सोते हुए आंख खोली तो शायद भाई ने देखा ड्राइंग रूम के मेहराब वाली साइड पर एक औरत खड़ी है, उसके हाथ में फूलों वाली टोकरी है। वो आयतल कुर्सी पढ़कर सो गए और सुबह उठकर उन्होंने दोनों दिन वाले वाकयात बताए और कहा कि भाई मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। रात को कोई औरत आती है, कभी मेरे सीने पर हाथ फेरती है, कभी फूल की ठोकरियां लेकर आती है, रात भर परेशान करती है। ये बात सुनकर सारे मामू और कजन इनका मजाक उड़ाने लगे कि लगता है तुम्हें पसंद कर लिया है, उस औरत ने जब भी फूल लेकर आती है। खैर हंसते हंसते इस वाक्य को भी सब ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन घर में जो भी था अब वो बहुत खुलकर वाज़ेह होने लगा था। अब नानी के घर सबको यकीन हो गया था कि कुछ तो है इस घर में जिसे हमारा रहना पसंद नहीं आ रहा। नानी के साथ वाला प्लाट भी खाली था। प्लाट के मालिक ने इस पर भी बहुत बार मकान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी घर टूट जाता, कभी कुछ और मसला हो जाता। बहुत जतन करने के बाद उन्होंने बंगला तो बना लिया था, लेकिन आज तक वो बंगला खाली है। जो भी इस घर में किराए पर रहने आता था हर कोई कुछ दिन में ही भाग जाता। सबका कहना था इस घर में कुछ है। रात को किचन से बर्तन टूटने की आवाज़ें आती है। जब जाकर देखते हैं तो सब चीज़ें जगह पर होती हैं, और जब वो घर खाली होता है तो अक्सर बच्चों ने बाहर खेलते हुए खिड़की में कोई औरत खड़ी देखी है। आखिर में इस घर में 2 बहनें रहने आई थी। वो सारा दिन ऑफिस में होती थी, सिर्फ रात को घर में आती थी। वो महीने 2 महीने रह कर चली गई थी। फिर मकान मालिक ने वो घर किसी को फरोख्त कर दिया। बहरहाल वो जगह शायद बहुत पुरानी थी, जंगल बना हुआ था, इसलिए वहाँ असीब का बसेरा हो गया था और हुकूमत ने वहाँ प्लांटिंग कर दी थी। लोगों ने वहाँ घर तो ले लिए थे, लेकिन कुछ घर असीब ज़दा थे जो घरों के मकीन को परेशान कर रहे थे। खैर खाला की शादी के बाद हम सब कजन्स घर चले गए थे, बाकी सब भी मामूल के मुताबिक चलने लगा। ऐसे वाकयात घर में रोज़ ही हो रहे थे, लेकिन अब घर वालों को इस सब की आदत हो गई थी तो कोई डरता नहीं था। जो कज़न सीढ़ी से गिरा था उसकी छोटी बहन को पैदा होती ही छोटी खाला और नानी गोद ले लिया था। छोटी खाला ने ही उसे पाला था, वो नानी के घर ही रहती थी। इसके साथ भी कुछ हादसा पेश आए। एक बार वो ड्राइंग रूम में खेल रही थी कि उसने सोफे के पास खड़ी कोई औरत देखी। वो रोते हुए सीधा नानी के पास आ गई। उसने बताया कि दादी सोफे के पास एक औरत खड़ी मुझे देख रही थी। नानी ने आयत पढ़कर दम कर दिया ताकि वो डरे नहीं।
इस वक्त वो 10 से 11 साल की थी। 10 मुहर्रम का दिन था। नानी के घर हलीम बनी थी। हम सब भी उस वक्त नानी के घर ही थे। खाला और मामू हलीम बांटने में लगे हुए थे। दोपहर का वक्त था। आलिया छत पर अपने खिलौने लेकर खेलने गई हुई थी कि अचानक सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आई। सीढ़ियां लगने की वजह से उसके माथे पर चोट आई। उसके सर से खून निकल रहा था। घर में मौजूद सब लोग परेशान हो गए। मामू और खाला आलिया को लेकर हॉस्पिटल गए। आलिया ने पूछा कि गिरी कैसे, तो उसने कहा मैं तो खेल रही थी, खुद गिर गई। खैर बच्ची को बेला फुसलाकर बात खत्म कर दी, लेकिन अब सब परेशान थे कि इसका कोई तो हल निकलना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे। इस वक्त हमारे अब्बा जी ने मामू को बड़ा समझाया कि किसी बुजुर्ग को दिखा देते हैं, लेकिन नानी वाले इन सब बातों को मानते नहीं थे, तो सब ने मना कर दिया। हमारे वालिदैन भी चुप हो गए कि उनकी मर्जी भाई। खैर वक्त गुजरता रहा। बड़े मामू ने खूब मेहनत करके घर को बंगला बना दिया और सब बहन भाइयों को आला तालीम दिलवाई। मुख्तसर ये कि मामू की फैमिली अच्छी खासी अमीर हो गई थी। छोटे मामू ऑफिस भी जाते और इनका साइड बिजनेस भी था। और बड़े मामू की शादी हो गई। बड़े मामू ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। फिर कुछ टाइम बाद छोटे मामू की भी शादी हो गई और किचन के साथ वाला कमरा छोटे मामू को दे दिया गया। यहाँ से नानी की घर सवाल आना शुरू हुआ था। अब यहाँ छोटी मोमानी के साथ पेश आए वाकयात शेयर कर रही हूँ। मोमानी मामू की कज़न थी। वो भी हमारी हम उम्र थी और वो भी यहाँ रहती थी, बल्कि हमसे ज़्यादा ही रहती थी, क्योंकि छोटी बहन के पैदा होती ही इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। वो दोनों बहनें घर में अकेली रहती थीं। वालिद और भाई अपने अपने काम पर चले जाते थे, इसलिए नानी इन्हें दिन में यहाँ बुला लेती थी। रात में उनके वालिद इन्हें वापस ले जाते थे। वो तमाम वाक़यात से बाखबर थी। खैर मोमानी नई नई दुल्हन थी, मुकम्मल तौर पर अब यही रहना था। वो बताती है कि एक दिन दोपहर के वक्त वो अकेले किचन में बर्तन धो रही थी। चाय वाले कप धोकर बास्केट में रखती जाती और कप खुद बखुद बास्केट से निकलकर नीचे गिरते और टूटते भी नहीं। मोमानी फिर नीचे से उठाकर धोकर बास्केट में रखती, फिर कप नीचे गिरते, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो गिरने के बाद टूट नहीं रहे थे। खैर मोमानी डर जाहिर किए बगैर बाआवाज आयतुल कुर्सी पढ़ती जाती और बर्तन धोती रही। कप गिरने का अमल खुद रुक गया। एक बार मामू नाइट शिफ्ट में गए हुए थे। मोमानी कमरे में अकेली सो रही थी कि इन्हें कंधे से पकड़कर किसी ने जोर से हिलाया। जब आंख खुली तो कोई नहीं था। हमारी मोमानी मजबूत असाब की मालिक हैं और नमाज की पाबंद है। इसके अलावा बहुत छोटी उम्र में इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो मोमानी ही ने छोटी बहन को माँ बनकर पाला था, इसलिए वह वक्त से पहले मैच्योर हो गई थी। और औरत के अंदर जब माँ जैसे जज्बात आ जाएं तो वो मजबूत हो जाती है। फिर वो किसी भूत प्रेत से नहीं डरती। खैर मोमानी भी नानी की तरह थी, ऐसी बातें इग्नोर कर देती। ये सारे वाक़यात तो हमें इस वक्त सुनने को मिलते थे जब हम सब नानी के घर जमा हो जाते थे। खाला मामू और हम सब कज़न रात में छत पर बैठकर खुश गपे करते और एक दूसरे को अपने साथ पेश आए वाक़यात सुनाते। सब मामूल के मुताबिक चल रहा था कि अचानक मामू के बिजनेस में लॉस हो गया। मामू की नौकरी भी ख़त्म हो गई। जहां उनके पास कार थी अब वो बाइक पर आ गए। एक बार बाइक पर जाते हुए एक्सीडेंट हुआ, उनकी टांग टूट गई। वो मजीद हर काम से फारिग हो गए। हालात बद से बदतर होने लग गए। खाला के घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वो भी नानी के घर आकर बैठ गई। अब हम भी नानी के घर कम ही जाते थे क्योंकि हमारा भी यूनिवर्सिटी का दौर शुरू हो गया था। छोटी खाला शौक चंचल तबीयत थी। शाहिद भाई और बहन के साथ बाहर गए थे। शाहिद भाई कुछ लेने के लिए उन्हें खड़ा करके गए थे कि खाला शरारत में बहन का हाथ पकड़कर एक पुराने दरख्त के पीछे छुप गई कि शाहिद भाई परेशान होंगे। उनके लिए कुछ देर बाद शाहिद भाई ने तो उन्हें ढूंढ निकाला इन्हें, लेकिन जब वो घर आई तो अपने ऊपर असरात चढ़ाकर आ गई। घर आती ही कुछ देर बाद भीगी भीगी हरकतें करने लगे। अब जनाब मामू मोमानी सब परेशान कि ये सब क्या हो रहा है। एक साथ इतनी परेशानियां। जब खाला पर जिन चढ़ा तो नानी ने बाबा जी से बात की कि तुमने कहा था कि तुम्हारे कोई दोस्त हैं, उन्हें लेकर आओ
और घर दिखाओ, घर में क्या है। फिर अब्बा जी ने बुजुर्ग, मैंने आपको सिस्टर वाले वाक़े में भी बताया था बुजुर्ग के बारे में, यहाँ उन्हें क्या तस्करा है, को लेकर आए। उन्होंने आते ही बता दिया कि घर में असीब है। खैर फिर बुजुर्ग ने हिसाब किताब किया तो छत की सीढ़ियों से उतरता हुआ एक काला साया सीधा ड्राइंग रूम में आया। उस बात की मैं खुद गवाह हूँ। हम सब लाउंज में खड़े पर्दे के पीछे चुप कर ये सब देख रहे थे। नानी ने हमें कहा कि इंसान बनो और कमरे में जाकर बैठो सब, लेकिन तजस्सुस ने हमें वहाँ खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया था कि भूत देखे कैसे हैं और नानी के घर में हैं, कौन सी बला। खैर अभी इतना ही देखा था कि बड़े मामू ने आकर हमें डांट कर ऊपर वाले पोर्शन में भेज दिया। हम सब ऊपर चले गए। बाद में हमने बुजुर्ग से पूछा कि अंकल नानी के घर में क्या है और ड्राइंग रूम में क्या हुआ, सारी बात बताएं। बहुत मिन्नत समाजत के बाद अब्बा जी ने कहा, भाई बच्चों को बताएं, इन्हें भी पता होना चाहिए दुनिया में हमारे अलावा भी कई मखलूक हैं। फिर बुजुर्ग ने सारी बात बताई, आगे सुनिए। बुजुर्ग ने उससे पूछा, तू कौन है, कहाँ से आई है। उसने बताया कि ये घर बनने से पहले से मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान यहाँ आबाद है। मैं एक जिन्नी औरत हूँ, ये मेरा ठिकाना है। ये लोग यहाँ आकर बस गए हैं। मैंने उन्हें बहुत बार डराया कि डर कर यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये लोग नहीं गए। इस लड़के को भी मैंने ही गिराया था, कज़न जिसे 80 टांके आए थे। ये बात सुनकर बुजुर्ग ने कहा, फिर तो तूने ही उसकी बहन को भी गिराया होगा। तो उस जिन्नी ने कहा कि हाँ मैंने ही गिराया था। दोपहर के वक्त मेरे बच्चे खेल रहे थे, ये स्टेक से बार बार उन्हें तंग कर रही थी तो मैंने उसे धक्का दे दिया। बुजुर्ग ने कहा, तू जानती है हम इंसान हैं, तुम्हें नहीं देख सकते। इस बच्ची को क्या पता तेरे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। लेकिन जिन्नी अपनी बात पर अड़ी रही कि नहीं, उसने मेरे बच्चों को तंग किया था और मामू के कमरे में उसकी रिहाइश थी। अब वो कमरा मामू को दे दिया है। इसमें हर वक्त मोमानी कुरान पाक की तलावत करती है, जिसकी वजह से जिन्नी तंग होती है। इसलिए सबक सिखाने के लिए मामू मोमानी को इस घर से भगाने के लिए ही इसने मामू का कारोबार बंद कर दिया और टांग भी उसने ही तोड़ी है ताकि ये लोग तंग होकर ये घर ही छोड़ दें। और खाला की शादीशुदा जिंदगी भी उसने खराब की। शोहर और बीबी के आपस में लड़ाई करवा कर और छोटी खाला की तबीयत के पीछे इसी का हाथ है। वो यही चाहती है कि ये घर छोड़ दें। खैर बुजुर्ग ने कहा, ये घर अब इनका है, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें जंगल बेयाबान में रहने का हुक्म है, ये इंसानों की रहने की जगह है। लेकिन वो जिन्नी नहीं मानी। बहुत ज़ेद बहस के बाद वो इस बात पर मान गई कि वो मामू वाले कमरे में ही रहेगी। बुजुर्ग ने दम दरूद करके उसके हदूद बांध दिए। अब उसके हदूद सीढ़ियों से कमरे तक की थी और उसे सख्ती से समझा दिया कि घर में तंग नहीं करना। किसी को वो मान गई, अब किसी को तंग नहीं करेगी। लेकिन मामू वाले कमरे में कोई तलावत नहीं करे। खैर ये डील डन हो गई। अब मामू के हालात बेहतर होने लगे। बड़े मामू ने इनकी बहुत हेल्प की, इन्हें नया कारोबार शुरू करवा दिया। कुछ अरसे बाद मोमानी प्रेग्नेंट थी और उसके कमरे में रह रही थी। रात को नाइट बल्ब में उन्होंने देखा छोटे छोटे काले से 2 बच्चे बेड के पास एक दूसरे पर कलाबाजियां खाते हुए खेल रहे हैं। अब ये रोज का मामूल बन चुका था। रोज रात को बेड के पास बच्चे खेलते हुए दिखाई देते थे, कभी बेड के ऊपर खेलते। ये सीन कल रात मेरे भाई के साथ भी हुआ है। इसने भी रात में देखा। हमारे वॉशरूम के पास से 2 बच्चे निकलकर सीधा हमारे रूम में गए हैं। सुबह उठकर उसने सबसे पूछा कि बच्चे देखे थे। रात में 2 बजे के वक्त सब ने कहा, रात को तो सब छत पर सो रहे हैं। गर्मी की वजह से वो रूम खाली था और हमारे रूम में जब उसमें बड़े भाई रहते थे, मैंने खुद बच्चे देखे हैं। बाखुदा उनके खेलने की आवाज़ सुनी है। पूरा वाक़या अगले वाक़े में शेयर करूंगी। अब मुझे भी डर लग रहा है। ये सब लिखते हुए रात के 1:44 हो रहे हैं और मैं छत पर हूँ। बारिश की वजह से सिग्नल और लाइट का कुछ आता पता नहीं है। खैर मोमानी की डिलीवरी का वक्त आया तो उनकी तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी। इन्हें कराची के बड़े हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी बेटी पैदा हुई, लेकिन मोमानी की आवाज़ अजीब मर्दाना हो गई है और चेहरा ख़राब हो गया है। इन्हें पता नहीं क्या हुआ है। मैं नहीं जानती, बड़ों को पता है, वो बताते नहीं। बस इतने ही जानती हूँ कि मामू ने वो कमरा मोमानी के सिवा महीने तक के लिए छोड़ा था और दूसरे कमरे में चले गए थे
اور انہوں نے کہا تھا کہ اب اس کمرے میں کوئی ناپاکی کی حالت میں نہیں جائے۔ تب سے اب تک اس کمرے میں کوئی دوران زچ کی خالہ یا ممانی نہیں رہتی، اور جو بزرگ تھے ان کا انتقال کافی وقت پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے اب کوئی قابل اعتبار بندہ نہیں خاندان میں جو ایسے معاملات میں ہمارے رہنمائی کر سکے۔ وقت گزر چکا ہے، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ زندگی میں کھو چکے ہیں، لیکن جو اسیب اس گھر میں موجود تھا وہ اب بھی موجود ہے۔ نانی اور ایک ممانی اب نیچے والے پورشن میں اکیلے رہتی ہیں، ماموں باہر ملک چلے گئے ہیں۔ وہ جنی آج بھی اپنے ہونے کے اثرات ظاہر کرتی ہے، لیکن اب تنگ نہیں کرتی، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن مجھے تو ان کا گھر آج بھی ویرانہ لگتا ہے، حالانکہ بہت بڑی فیملی ہے۔ ہمارے سارے ماموں خالہ، ان سب کے بچے اور بچوں کے بچے نانی کے گھر جمع ہوتے ہیں تو تھوڑی رونق لگ جاتی ہے، ورنہ مردہ خانہ ہی لگتا ہے وہ گھر۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے واقعات پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کریں۔ شکریہ۔